गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्रॉन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है आपके लिए, जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो बैच है, तो उसकी जो फर्स्ट पार्ट आपने देखा है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो बेसिक इंट्रोडक्शन का था। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यही कहता हूँ कि माना की मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती है, माना की मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। आपको हमेशा अपने लक्ष्य है उस पर डेडिकेटेड रहना है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो भी हम डे बाई डे आपके लिए क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी बना के रखनी है। और जो भी यहाँ बोर्ड पर आपको नोट्स बनते हैं, पीपीटी बनते हैं, उनके आपको नोट्स भी बनवाने हैं। तो जैसा कि कहते हैं कि सबसे रिविज़न मस्ट होता है। क्या होता है? सबसे मस्ट रिवीजन होता है। तो एक बार जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया था, पॉलिटिकल साइंस। तो जो पॉलिटी, जो राजनीति है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राजा और नीति। राजा से तात्पर्य जो हमारा शासक वर्ग है उससे होता है, और नीति किसी भी उचित समय में उचित स्थान पर उचित उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो कला होती है वो नीति कहलाती है, अर्थात प्रभावी रूप से कार्य करने की कला ही नीति कहलाती है। तो राजनीति से हमने संबंधित परिभाषा देखी थी कि प्रजा व नागरिकों के लिए शासक वर्ग द्वारा बनाई जाने वाली ऐसी नीति जो उनके सर्वांगीण विकास का कार्य करती है, वो राजनीति कहलाती है। और इसी राजनीति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान कहलाता है। इसके बाद हमने देखा था राजनीति वर्ड है जो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है नागरिक या समाज। इस तरीके से नागरिक समाज या समुदाय लिया जाता है। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यू किया था, लोकतंत्र के 3 स्तंभ देखे थे। लोकतंत्र जो होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो जो फ्रांसीसी विचारक हुए मोंटेस्क्यू, उन्होंने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, उसी के आधार पर लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी। तो जो विधायिका जो होती है वो क्या करती है? कानून बनाने का कार्य करती है, और कार्यपालिका उस कानून को व्यवहारिक रूप में लागू करती है, और न्यायपालिका उस कानून की जांच करती है, उसकी समीक्षा करती है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन करती है। तो जैसा कि फिर हमने इनको आगे डिटेल में कवर किया था। तो जो विधायिका है, भारत में दोहरी विधायिका, अर्थात केंद्र के लिए अलग है और राज्यों के लिए अलग विधायिका है। तो केंद्र स्तर पर जो है उसे हम संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, जिसका अनुच्छेद है 79, और इससे संबंधित है राष्ट्रपति। संसद के जो 3 अंग है उससे संबंधित है राष्ट्रपति, जिसका अनुच्छेद 52, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। ये तीनों संसद के अंग है। एज इट इज जो राज्य स्तर पर जो विधायिका उसे हम विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 168 में वर्णित है। और विधानमंडल के भी कितने अंग बताए थे हमने? 3 अंग बताए थे। जो राज्यपाल है, विधान परिषद है और विधानसभा है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद था अनुच्छेद 153, विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद 169 और विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद 170। उसके बाद हमने देखा था कि विषयों का विभाजन, जो हमारी 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, उसमें क्या किया गया? विषयों का विभाजन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इस तरीके से हमने विधायिका को कवर किया था। और उसके बाद फिर हमने कार्यपालिका को इसमें मेंशन किया था। आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए, तो कार्यपालिका भी क्या, भारत में दोहरी कार्यपालिका होती है, अर्थात केंद्र स्तर पर अलग है और राज्य स्तर पर अलग है। जैसा हम जानते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्यों में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। दोनों की मंत्रिपरिषद अलग अलग होती है। इसी के साथ हमने देखा था कि कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो जो स्थायी है उसे हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका। जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं, नौकरशाही होती है, वो किसमें मेंशन होगी? स्थायी कार्यपालिका में। और जो अस्थायी कार्यपालिका थी उसे हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, अर्थात जो भी राजनेता है वो सब किसमें शामिल हो जाएंगे? अस्थायी कार्यपालिका में शामिल हो जाएंगे। तो जो अस्थायी कार्यपालिका वो नीति के क्रियान्वयन का कार्य करती है, और जो स्थायी कार्यपालिका है वो उसके नीति के निर्माण के साथ साथ अस्थायी कार्यपालिका को नीति के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करती है। तो इस तरीके से हमने कार्यपालिका को पूरा कवर किया था। और उसके बाद हमने देखा था न्यायपालिका। तो भारत में कौन सी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका से तात्पर्य क्या है? कि भारत में जो उच्च न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय के अधीन है। तो सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे ऊपर होता है, उसी के अंडर में उच्च न्यायालय होता है। तो जो केंद्र स्तर पर है वो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो संविधान में जो अनुच्छेद है वो 124 से 147 तक है। उसी के बाद जो राज्य स्तर पर है वो है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन से हो जाएंगे? जो 214 से लेकर 232 तक। और जो बिल्कुल जिला स्तर पर होता है उसे हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, लोअर कोर्ट कहते हैं, और उससे संबंधित जो अनुच्छेद थे वो अनुच्छेद 233 से 237 तक। तो इस तरीके से हमने
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्टडी किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत शक्तियों का पूर्ण रूप से पृथक्करण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विधायिका जो है उसी में कार्यपालिका शामिल है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका का ही भाग है। जो कार्यपालिका से तात्पर्य सरकार, जो भी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद है, ये उससे पहले क्या होता है, विधायिका का ही भाग होते हैं, पहले सांसद होते हैं। लेकिन न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण करता है? अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में प्रावधान है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन ब्रिटेन में भी क्या है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका वो दोनों ही विधायिका का भाग है, इसीलिए वहां पर भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। लेकिन जो यूएसए है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो वहां पर क्या होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। तो इस तरीके से हमने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को समझा था। उसके बाद हमने कंटिन्यू किया था जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान। जो भारतीय संविधान है वर्तमान में, भारतीय संविधान, इसमें देखा जाए तो अभी वर्तमान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। 22 भाग है और इसमें अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची। संविधान बना था तब इसमें 8 थी, लेकिन इसमें 4 और ऐड कर दी गई। और इसी के साथ साथ जो अनुच्छेद है, 395, ये हमारे वर्तमान में संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है, 12 अनुसूची है, शेड्यूल है, और जो आर्टिकल अनुच्छेद है वो 395 है। तो अब हम जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, और सिलेबस में जो आपके फर्स्ट पॉइंट है संवैधानिक विकास, अर्थात संविधान का विकास कैसे हुआ है, वो हमने स्टार्ट किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आपके नेक्स्ट। तो एक बार ये नोट कर लीजिए, एक बार आप। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला जो पॉइंट रहेगा, जो टॉपिक है, वो भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास तरीके से, तो कैसा संवैधानिक विकास कैसे हुआ? तो भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ वो क्षणिक रूप से नहीं हुआ है, एकदम से बनकर तैयार नहीं हुआ है। ये बिल्कुल क्रमिक रूप से विकास हुआ है। जैसे आप ग्रेजुएट करते हो तो एकदम ग्रेजुएट नहीं हो जाते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पढ़नी पड़ती है, उसके बाद आप ग्रेजुएट होते हो। तो भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ है वो किस बेस पे हुआ है? अगर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना, विकास कैसा है? क्रमिक, क्षणिक नहीं होके कौन सा है? क्रमिक विकास का परिणाम है। इसमें क्या होता है कि भारत के संविधान को शासन की प्रकृति के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। जैसा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो शासन की प्रकृति है, शासन की प्रकृति के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आ गए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और उन्होंने जो व्यापार के अधिकार प्राप्त किए थे, जहांगीर जो उस समय मुगल बादशाह थे यहाँ पे, उनसे प्राप्त किए थे। उनमें से जो स्टार्टिंग में अधिकारी आए थे, हॉकिंस, कैप्टन मुनरो, हॉकिंस थे साथ में। तो इस तरीके से उन्होंने जो अधिकार प्राप्त किए थे, तो उसी के तहत जो पहले जो व्यापार स्टार्ट किया था वो एक कंपनी ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद जो अधिकार है वो किसके पास चले गए थे? ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए थे। तो जो 1857 से पहले जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और 1858 से लेकर 1947 तक किसका अधिकार था? भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा अधिकार था। तो इसी तरीके से शासन की प्रकृति के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांटते हैं संवैधानिक विकास को। पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ है
से संबंधित है, और दूसरा जो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन से संबंधित जो संवैधानिक विकास है वो संबंधित। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा आपके, वो रहेगा जो भी सबसे पहले जो अधिनियम बना था 1773 में, 1773 से लेके 1857 तक जो भी विकास हुआ वो किसके अंदर हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी विकास हुआ है। और जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत तो 1858 से लेके 1947 तक जितने भी अधिनियम, जितने भी कानून बने वो किसके अधीन बने, ब्रिटिश क्राउन के अधीन बने। इस तरीके से जो भारत का जो संवैधानिक विकास है उसे हमने दो भागों में डिवाइड किया है, फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन। सबसे पहले हम जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। एक चार्ट बना लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी संवैधानिक विकास हुआ है उसे हम पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास है हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम है उन्हें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो एक बार जो है उनके आप नाम मेंशन कर लो, तो आपको रिवीजन में इजी रहेगा। सबसे पहले जो अधिनियम आया था वो था आपके रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा था फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट। वो था आपके 1773 में। जो पहला अधिनियम कब आया था, 1773। उसके बाद जो आपके था वो था पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम में जो भी कमियां थी, जो भी खामियां थी, उनके सुधार के लिए जो आया था उसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये पारित किया गया था। फिर उसके बाद जो चार्टर एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट जो व्यापारिक अधिकार से संबंधित है, कंपनी को भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश जो क्राउन थे वहां से क्या करना पड़ता था, व्यापारिक अधिकार पत्र प्रदान करना पड़ता था। बेसिकली में अगर आपने लोकल लैंग्वेज में बोलते एक वर्ड आता है लीज, लीज वहां से लेनी पड़ती थी। तो 20-20 वर्षों के समय के अंतराल में वो चार्टर एक्ट आए थे जो कंपनी को क्या प्राप्त करते थे, व्यापारिक अधिकार पत्र देते थे। तो जो चार्टर एक्ट थे उनमें भी अलग अलग प्रावधान थे, तो उन चार्टर एक्ट को भी हमें अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। चार्टर एक्ट है तो आपको ध्यान रखना कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे। तो उसमें आपके 1793, 1833 और 1850 तरीके से 4 चार्टर एक्ट आए थे। और जब हम जानते हैं कि 1800 सन की क्रांति हुई थी उसके बाद शासन किसके अंदर चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। इसीलिए तो ये जो प्रोविजन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और जो चारों चार्टर एक्ट है इनमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे वो हमें स्टडी करने हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या प्रावधान थे, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था कि जो उस समय अंग्रेजों का जो राज था उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो जैसे हम देख सकते हैं कि भारत जो था यहाँ पर,
दक्षिणी भारत है तो यहाँ पर बंगाल था, यहाँ पर बॉम्बे था और यहाँ पर क्या था, मद्रास। और जो वर्तमान में चेन्नई है वो है मद्रास। तो यहाँ पर 3 जगह क्या था, अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी। तो इस अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो बॉम्बे और जो मद्रास था उसे किसके अंडर कर दिया गया, बंगाल के अंडर कर दिया गया। और इसी के साथ साथ जो बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो क्या प्रावधान है, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो गवर्नर जनरल किसे बनाया था, बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया था। और जो प्रथम गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है तो आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग को सबसे पहले क्या बना दिया गया था, वहां पर गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी के साथ जो दोनों प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी, जो बंबई और मद्रास, उसे किसके अंडर कर दिया गया, बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। तो आपको ये लिखना है, साथ के साथ प्रोविजन है कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। इस तरीके से प्रावधान आपको ध्यान रखने। इसी के साथ साथ इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था वो एक था कि इसमें इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सर्वप्रथम हुई थी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। सेवेंटी फोर में। इस तरीके से ये प्रोविजन भी आपको इम्पोर्टेंट है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। फिर हम आगे के जो प्रावधान पढ़ेंगे, जो अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें जो 1935 का अधिनियम आएगा उसमें उस संघीय न्यायालय बनाया गया था दिल्ली में। और जो वर्तमान जो हमारा न्यायालय है, वर्तमान में जो उच्च न्यायालय है, उसका उद्घाटन कब किया गया था, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इस तरीके से इसका जो क्रमिक आगे जो भी उत्तरोत्तर विकास हुआ है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, एलिजाबेथ इम्पे। तो मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था, एलिजाबेथ इम्पे, मुख्य न्यायाधीश एलिजाबेथ इम्पे। तो इस तरीके से इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक बार इतना नोट कर लो आप। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट में मुख्य प्रावधान किए थे वो कौन सा था, और एक जो आपके वर्तमान में जो कलेक्टर का पद है, वो कलेक्टर का पद इसी एक्ट के तहत सृजन किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कलेक्टर का जो पद है उसका सृजन भी किसके अधीन हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या किया गया इसके अंतर्गत, कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उसे किसके अधीन कर दिया गया था, बंगाल के अधीन कर दिया गया था। और जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था वो किसे बनाया था, वॉरेन हेस्टिंग को बनाया था। इसी के साथ साथ क्या किया गया था कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कब की गई थी, 1774 में की गई थी, 1774 में। और जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे एलिजाबेथ इम्पे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और जो कलेक्टर पद का जो सृजन किया गया था वो किसके अधिनियम के तहत किया गया था, कलेक्टर, जो कलेक्ट करने वाला, जो संग्रह करने वाला। और वर्तमान में कलेक्टर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, प्रशासन में जिले का सर्वाधिकारी होता है। इस तरीके से आपको इस एक्ट के बारे में जो भी अधिनियम में महत्वपूर्ण नोट करवाए मैंने, तो ये आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इनके।
फिर अब हम आगे डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा अधिनियम है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो सेकंड था वो था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो हमने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था, कब आया था? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों का निवारण किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी कमियां थी, जो भी खामियां थी, उन्हें दूर करने के लिए क्या लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी कमियां हैं उनका निवारण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका पर्पस क्या था? इसका उद्देश्य है जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट कमियों का निवारण के माध्यम से किया गया था। और इसी के साथ जो पिट्स इंडिया एक्ट है, तो उनके कमियों का जो निवारण किया गया वो किस तरीके से किया गया? तो इसमें कंपनी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। जो राजनीतिक कार्य है वो अलग बॉडी बनाई गई थी और जो व्यापारिक कार्य है उसके लिए अलग बॉडी बनाई गई थी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया था? कंपनी के कार्यों का पृथक्करण किया गया। कंपनी के कार्यों का पृथक्करण। कंपनी के कार्यों का क्या किया गया था? पृथक्करण किया गया। तो उसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो व्यापारिक कार्य है वो अलग बनाए गए और राजनीतिक कार्य अलग बनाए गए। राजनीतिक और व्यापारिक। जो राजनीतिक है के अंतर्गत जो बनाए गए वो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो व्यापारिक है वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। साथ शासन, राजनीति से तात्पर्य शासन, शासन का अधिकार दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। और जो व्यापार करने का अधिकार था, व्यापार करने के लिए कार्यों का जो पृथक्करण किया गया, किसके लिए किया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत किया गया। तो इस तरीके से कहते हैं कि व्यक्ति कार्यों की अधिकता से नहीं, अनियमितता से हारता है। और उसे पता है कि मुझे कार्य को कैसे मैनेज करना है, तो वो निश्चित रूप से उस कार्य को प्रभावी तरीके से कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। इस तरीके से आपको भी क्या करना है? कार्य को प्रभावी तरीके से करने से क्या करना पड़ेगा? उसे सही समझना पड़ेगा और उसका कैसे पृथक्करण करना है, कैसे उसे अच्छे से क्लियर करना है उसको। इस तरीके से आप भी उसका पृथक्करण कर सकते हो। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके प्रावधान देखें, फिर उसमें जो भी कमियां थी उनके निवारण के लिए क्या लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। उसमें क्या किया गया था? कंपनी के जो कार्यों का पृथक्करण किया गया था, राजनीतिक और व्यापारिक। जो राजनीतिक थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और व्यापारिक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। फिर हम देखते हैं जो चार्टर एक्ट आए थे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि चार्टर एक्ट थे, चार चार्टर एक्ट थे। 1793, 1813, 1833 और 1853। इस तरीके से चार चार्टर एक्ट आए थे। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंपनी के व्यापारिक आधिकारिक जो पत्र था वो प्रदान करना था। तो ये 20-20 वर्षों के लिए जो व्यापार संबंधी नियम व शर्तें इनमें मेंशन होती थी, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी को व्यापारिक अधिकार पत्र प्रदान करना था। इसे हम लीज भी कह सकते हैं। ये कितने वर्षों तक दी जाती थी? 20 वर्षों तक। 20-20 वर्षों के अंतराल में ये लाए गए थे चार्टर एक्ट। इनमें भी मुख्य अलग अलग प्रावधान थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण है वो है, वही हमें कवर करने यहाँ पर मेंशन करने हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी के देखने हमें। तो जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1883 का जो चार्टर एक्ट है, में क्या प्रावधान थे?
तो जो 1883 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत क्या किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर को जो पहले क्या बनाया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था, लेकिन इस 1883 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंतर्गत क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन जो 1883 का चार्टर एक्ट है उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 1883 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि जो बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर और जिसे बनाया गया तो प्रथम संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तरीके से आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1883 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत तो और साथ में क्या प्रावधान किया गया कि प्रथम विधि आयोग गठित किया गया था। कौन सा आयोग गठित किया गया था? प्रथम विधि आयोग। और उस प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी? लॉर्ड मेकाले ने करी थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये जो फर्स्ट प्रावधान है और जो सेकंड प्रावधान जो महत्वपूर्ण है, इनके अंतर्गत और भी प्रावधान थे, लेकिन आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए बिल्कुल मिनिमम इनपुट के साथ में मैक्सिमम आउटपुट वाला वर्क किया जा रहा है। तो ये नोट्स आपके बिल्कुल इफेक्टिव रहेंगे, और आप जो भी एग्जाम टारगेट करोगे इससे बार आपके क्वेश्चन आना बिल्कुल ना के बराबर चांस रहेगा। तो अगर आप इसको जितना आपको या कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है उसको आप अच्छे से कवर कर लेते हो, उसे अच्छे से मैनेज कर लेते हो, तो फिर आप अगर किसी बुक का रेफरेंस भी ले सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको इन नोट्स को रखना है, जो हमारे जो थ्रोन एजुकेशन के जो बिल्कुल वैल्यूएबल नोट्स हैं, जो हमारे निदेशक महोदय हमारे थ्रोन एजुकेशन के हितेश शेरावत सर है, तो उनकी जो पूरी टीम है पूरी डेडिकेशन के साथ आपके लिए मेहनत कर रही है, आपके टेस्ट सीरीज के वर्क करने के लिए, कंटेंट पे वर्क करने के लिए, कंटेंट को बहुत ही अच्छा बनाया जा रहा है। तो सर के मार्गदर्शन में पूरा जो हमारे जो स्टाफ है वो आपके लिए पूरा डेडिकेटेड होकर कार्यबद्ध रह रहा है, तो इसीलिए आपको भी इनको प्रायोरिटी देनी है। और ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन नोट्स को भी पढ़ लेंगे तो भी आपके इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, तो इसीलिए आपको इसको प्रायोरिटी पर रखना है। तो इसके साथ साथ और क्या प्रावधान किया गया 1883 के अंतर्गत, जो प्रथम विधि आयोग गठित किया गया, विधि यानी कानून, तो प्रथम विधि का आयोग गठित किया गया, और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड मेकाले को। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मेकाले। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। प्रथम विधि का आयोग गठित किया गया किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेकाले थी अध्यक्ष, आप इसको लिख सकते, आप कंफ्यूज नहीं। ये थे 1883 के चार्टर एक्ट के प्रावधान थे। एक बार जो बोर्ड पे लिखा है इसे आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने कवर किया है चार्टर एक्ट 1883। इसके बाद जो चार्टर एक्ट आया था वो था 1853। तो चार्टर एक्ट 1853 है, के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनकी संख्या क्या पहले 24 थी, तो उन 24 से घटाकर क्या कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया। तो जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर हमने अभी पहले पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इन डायरेक्टरों की जो संख्या है, डायरेक्टर की संख्या 24 से 18 कर दी।
तरीके से ध्यान रखना। और इसमें से भी 18 में जो 6, 18 में से 6 किसके द्वारा मनोनीत होते थे? अभी सम्राट थे उसके द्वारा क्या किए जाते थे? मनोनीत किया। इस तरीके से आपको एक पहला प्रावधान ध्यान रखना 1853 का, 1853 का। इसके साथ साथ भारत में पहली बार क्या किया गया था कि विधि निर्माण के लिए जो विधान परिषद, जिसे हम केंद्रीय विधान परिषद कहते हैं, भारतीय विधान परिषद कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। तो इसका भी ये सेकंड प्रोविजन आपको ध्यान रखना है। विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए क्या बनाई गई थी? केंद्रीय विधान परिषद। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, का निर्माण किया। वर्तमान में जैसा विधायिका हम पढ़ चुके हैं पहले, विधायिका क्या करती है? कानून निर्माण का कार्य करती है। कानून निर्माण के लिए पहली बार विधि निर्माण के लिए क्या बनाई गई थी? केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कार्यपालिका विधायिका संबंधी शक्तियों का क्या किया गया था? पृथक्करण किया गया था। इसलिए ये भी प्रावधान मेंशन करना आपको साथ के साथ कि कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों का पृथक्करण किया गया। कार्यपालिका और विधायिका में क्या किया गया? शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। ये 3 प्रोविजन है। इसी के साथ साथ जो आपकी जो सिविल सेवा है, जो हम आईएएस अधिकारी बनते हैं, स्टेट पीसीएस अधिकारी बनते हैं, तो उनकी भर्ती हेतु चयन के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा थी वो भी इसी चार्टर एक्ट के तहत आरंभ की गई थी। तो एक बार ये आप नोट कर लो, फिर हम आगे नोट डिस्कस करते हैं उस पर। और क्या प्रावधान थे इसके अंतर्गत? चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे वो क्या किए गए थे कि जो भी सिविल सेवकों की जो भर्ती और चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा का जो शुभारंभ किया गया था, सिविल सेवकों भर्ती हेतु क्या किया गया था? जो भी का प्रारंभ किया गया था, भर्ती का जो प्रारंभ किया गया था वो इसी के तहत किया गया था। और जो पहले स्टार्टिंग में जो परीक्षा आयोजित होती थी वो इंग्लैंड में होती थी। कहाँ होती थी? इंग्लैंड में होती थी। जो पहली परीक्षा आयोजित की गई थी वो 1855 में की गई थी। 1855 में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, लंदन में वो परीक्षा आयोजित हुई। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि भारत में पहली परीक्षा कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है भारत में कब हुई थी? 1922 में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद। तो वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया? प्रयागराज। आपको ध्यान। इस तरीके से भारत में पहली परीक्षा कब आयोजित हुई थी? 1922 में हुई थी। और जो सिविल सेवकों की भर्ती का प्रारंभ कब किया गया था? चार्टर एक्ट 1815 तहत किया गया था। और 1855 में वो परीक्षा कहाँ आयोजित हुई थी? इंग्लैंड में आयोजित हुई। बेसिक फैक्ट है, इसको आप नोट कर लो एक बार। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रथम भारतीय जिनका सिविल सेवा में चयन हुआ था, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर का चयन हुआ था 1864 में। इफेक्ट भी आप लिख लो साथ के साथ। सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर।
ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कब चयन हुआ था इनका? 1864। एक्ट आपको सारे ध्यान रखने। सिविल सेवकों की भर्ती का प्रारंभ कौन से एक्ट के तहत किया गया? चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया। और जो पहली भर्ती आयोजित हुई थी वो 1855 हुई थी, वो थी लंदन इंग्लैंड में आयोजित हुई थी। और भारत में पहली बार जो परीक्षा का आयोजन हुआ था वो 1922 में हुआ था, इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। और जो प्रथम भारतीय जिनका सिविल सेवा में जो चयन हुआ था वो कौन थे? वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1864। इस तरीके से जो भी फैक्ट है चार्टर एक्ट 1853 के इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने जो पहला पार्ट है हमारे जो संवैधानिक विकास का जो पहला पार्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो संवैधानिक विकास है वो कवर किया है। अब जो उसका सेकंड पार्ट है ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भी संवैधानिक विकास हुआ वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसे एक बार आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपको फोकस रखना है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। ये कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज हासिल नहीं होते हैं, ढूंढ लेते हैं चुगने अंदरों में भी रास्ता, क्योंकि वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप सभी को विदित है कि 1857 में क्या हुआ था? भारत में बहुत ही बड़ी क्रांति हुई, जिससे कंपनी की जो हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत थी, उसका विरोध किया गया था। और कंपनी ने इस विरोध को दबाने का बहुत कोशिश किया, बहुत तरीके अपनाए, लेकिन ब्रिटिश संसद में भी इस पर सवाल खड़े हुए। मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं ने इसका आलोचना भी करी थी। और लास्ट में क्या किया था कि ब्रिटिश शासन के अधिनियम 1858 भारत में आया, जिससे क्या किया गया था कि जो कंपनी का शासन है वो समाप्त हो गया और भारत में किसका शासन हो गया? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का यानी ब्रिटिश ताज का शासन सीधे लागू हो गया। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। हमारा सेकंड पार्ट है इसमें संवैधानिक विकास का, वो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास इस तरीके से आपको ध्यान रखना में। जो सबसे फर्स्ट है वो है हमारा जो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1850। इस तरीके से इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और उसी में क्या प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम में ही क्या था कि कंपनी से नियंत्रण छीन कर किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। सबसे पहले जो प्रावधान है वो आपको ये ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम में क्या प्रावधान था? प्रमुख प्रावधान है वो है शासन छीन कर किसको दे दिया गया? कंपनी को दे दिया गया। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर, कंपनी से लेकर इसे दे दिया गया सीधा ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज को दे दिया गया था। उसके बाद हम ब्रिटिश ताज के मतलब ब्रिटिश जो सम्राट थे, ब्रिटिश रानी उस समय उसके सीधे अधीन हो गए थे, ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। सबसे मुख्य प्रावधान था वो क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1858 में ये किया गया। उसके बाद इसी के साथ साथ जो मुख्य प्रावधान था जो हमने देखा था पहले कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे, किसमें बनाए गए थे? पिट्स इंडिया एक्ट में। तो इसके अंतर्गत उन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो भी अधिकार थे वो किससे दे दिए गए थे? भारत सचिव, जो एक नया पद सृजन किया गया था, जो ब्रिटेन में जो भारत का प्रतिनिधि होता था वो था भारत सचिव, पद का सृजन किया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकार किसे दे दिए गए? भारत सचिव। भारत राज्य सचिव को बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकार।
दे दिए गए थे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया था, वाइसराय कर दिया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो गवर्नर जनरल होता था वो उसका जगह क्या नाम आ गया था, वाइसराय। और जो वाइसराय था वो किसका प्रतिनिधि था, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। तो जो गवर्नर जनरल था वो किसका था, कंपनी का प्रतिनिधि था। लेकिन जब जो राज है वो किसके अंतर्गत चला गया, शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, तो गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, वाइसरॉय कर दिया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया, वाइसरॉय। ये वाइसरॉय जो था ये कौन था, ये सीधे ही किसके अधीन आता था, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के अधीन आता था वाइसरॉय। इस तरीके से ये ब्रिटिश क्राउन का क्या था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप इसका ध्यान रखना। और इसमें गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया, वाइसरॉय कर दिया गया था। ये फैक्ट है। ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भी संवैधानिक विकास हुआ उसमें पहला कौन है, भारत शासन अधिनियम 1858। के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो प्रशासन का जो नियंत्रण का जो अधिकार था कंपनी के पास था, तो कंपनी से लेकर किसे दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। और इसी के साथ साथ जो भारत में जो राज्य सचिव, भारत के जो सचिव होते थे, भारतीय सचिव जो लंदन में होता था, और यहाँ पर कौन था, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल को उसका नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय जो था वो क्या था, भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और सबसे मेन, तो भारत में जो गवर्नर जनरल का नाम वाइसराय किया गया, और प्रथम जो वाइसराय था उससे क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम वाइसराय का नाम आप ध्यान रखना। जो फर्स्ट वाइसराय था वो था आपके लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो भी थे वो कौन थे, प्रथम वाइसरॉय थे। इस तरीके से आपको फैक्ट ध्यान रखना है। प्रथम वाइसरॉय, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसे ही क्या बना दिया गया, वाइसरॉय बना दिया गया। जो भी फैक्ट है भारत शासन अधिनियम 1858 के, एक बार इनको नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते। साथ के साथ आपको नोट करते जाना है। डेली का डेली वर्क करोगे तो ठीक है। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 13, भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या क्या प्रावधान किए गए, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। जो वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, वाइसराय की कार्यकारी परिषद में वाइसराय की कार्यकारी परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में, किसके रूप में, भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में, गैर सरकारी सदस्य के रूप में क्या दिया गया, वो अधिकार दिया गया कि उन्हें मनोनीत किया जाएगा। मनोनीत का अधिकार दिया गया, मनोनीत का अधिकार। ठीक है साहब। तो जो अगला प्रावधान किया गया था 18
1861 के इसमें विभागीय प्रणाली को मान्यता दी गई। विभागीय प्रणाली जिसे वर्तमान में हम जानते हैं विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं। तो जो विभागीय प्रणाली है जिसे हम पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं, इसे मान्यता दी गई थी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रावधान क्या किया गया था, इसमें विभागीय प्रणाली को मान्यता दी गई। विभागीय प्रणाली जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी गई थी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्या दी गई इसे मान्यता, और इसमें क्या हो गया था, कार्यों का विभाजन कर दिया गया था। विभाजन से क्या आती, कार्यों में विशेषताएं आती है, विशेषज्ञता मिलती है, इसलिए अलग अलग विभाग बना दिए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि विभागीय प्रणाली को मान्यता दी गई, इससे क्या हुआ, विभाग बनाए गए। हाँ, विभाग बनाए गए। तो विभाग से क्या होता है, अलग अलग विभाग क्यों बनाए गए, इससे क्या किया गया था, कार्यों का विभाजन किया गया। शिक्षा संबंधी कार्य के लिए अलग विभाग था, चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिए अलग विभाग था। तो इससे क्या हुआ, कार्यों का विभाजन हुआ। तो जब कार्यों का विभाजन किया गया, इससे क्या होती है, कार्यों का विभाजन करने से क्या मिलती है, विशेषज्ञता होती है। कि जो उस कार्य में जो विशेषज्ञ होता है, अगर वो उस कार्य को करेगा तो क्या आएगी, उसमें विशेषज्ञता आएगी। विशेषज्ञता, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या मिलेगी, विशेषज्ञता आएगी और नए नए विभाग बनाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ इसमें एक प्रावधान और किया गया, बंगाल व मुंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी दोनों, उन्हें विधायी शक्तियां देकर क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। जब हम देखते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो मद्रास और बंगाल जो दोनों प्रेसिडेंसियां थी, उसे फिर बॉम्बे और मद्रास जो थी उसे बंगाल के अधीन कर दिया गया। लेकिन जो भारत शासन अधिनियम 1861 आया था, उसके अंतर्गत क्या किया गया था, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। तरीके से आपको ध्यान रखना क्या है इसके अंतर्गत, मद्रास और मुंबई को मद्रास में मुंबई प्रेसिडेंसी को क्या दी गई, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां अर्थात कानून बनाने की शक्तियां दी गई। जब इनको विधायी शक्तियां प्रदान की गई तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत हो जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, इन्हें विधायी शक्तियां प्रदान करके क्या कर दी गई, विकेंद्रीकरण की शुरुआत। विकेंद्रीकरण की शुरुआत। तो ये मुख्य प्रावधान है किसके, भारत परिषद अधिनियम 1861 के। आप एक बार नोट कर लो। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ, आप साथ के साथ नोट करते चलो कि वाइसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। और इसमें क्या किया गया था कि तो आप ध्यान रखना, वाइसराय को, वाइसराय चीनी, वाइसराय को सॉरी वाइसराय को, वाइसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। और इसी के साथ साथ क्या किया गया, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। विभागीय प्रणाली, इसमें विभाग बनाए गए जिसे हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं। इसमें कार्यों का विभाजन किया गया, तो विभाजन करने से विशेषज्ञता आती है, नए नए विभाग बनाए गए। और क्या किया गया था कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसके फैक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर नेक्स्ट
कंटिन्यू करते हैं। एक बार इसे आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि और भी बहुत से प्रावधान किए गए थे, लेकिन हमें आपको इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं, मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट आए। आपको और भी बहुत सारे प्रावधान किसी बुक में मिलेंगे, तो आप हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये डाउट रहे कि सर ने ये तो लिखवाया ही नहीं, तो हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो जिसको पढ़ने से आपके इतने मार्क्स आ जाए कि आप उसमें क्या कर सको, रैंक सिक्योर कर सको, उतना आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं खुद बता रहा हूँ, आपको अगर टाइम मिल जाता है तो फिर बाद में आपको रेफरेंस बुक्स देनी है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी पे आपको जो थ्रॉन एजुकेशन के जो बहुत ही इफेक्टिव और क्वालिटी वाले जो नोट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। जो भी सिलेक्टेड मैटर है वो PYQ के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा उसमें लिया गया है, उसका एनालिसिस करके आपको कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, और नेक्स्ट जो अधिनियम आएगा वो हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या प्रावधान किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर अपने विचार रखने के क्या दिए गए, अधिकार दिए गए। यहाँ पर सबको आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उस पर क्या किया गया था, भारतीयों को बजट पर अपने विचार रखने के, प्रकट करने का अधिकार दिया गया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमने पहले चार्टर एक्ट 1853 था, उसमें क्या थी, केंद्रीय विधान परिषद थी। वर्तमान में क्या किया गया था, जो वर्तमान से संबंधित 1892 का जो एक्ट है उसमें क्या किया गया कि इस केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर क्या करने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए। उन्हें क्वेश्चन पूछने के अभी तक कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, उन्हें केवल अपने विचार रखने के अधिकार दिए गए। पहला प्रावधान है अधिकार दिए गए, और जैसा कि मैं आपको यहाँ थोड़ा रिकॉल करना चाहता हूँ, बजट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1860 में। तो वॉइस रॉय के जो कार्यकारी सदस्य थे जेम्स विल्सन, उनको इसका श्रेय दिया जाता है। ये भी एडिशनल फैक्ट है, आप साथ के साथ बॉक्स बनाकर अलग से लिख सकते हैं। अगर कोई एडिशनल फैक्ट है तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो जो 1860 में क्या किया गया था, बजट की शुरुआत की गई। बजट की शुरुआत की गई, इसका श्रेय किसको जाता है, जो वॉइस राय है, गवर्नर जनरल, जिसका नाम क्या कर दिया गया था, वॉइस राय कर दिया गया था। उनकी कार्यकारी परिषद में जो सदस्य थे, कार्यकारी सदस्य, उनका क्या नाम था, जेम्स विल्सन। तो सबसे पहले 1860 में बजट किसने रखा था, जेम्स विल्सन। आपको ध्यान रखना उनका नाम जेम्स विल्सन जाता है, जेम्स विल्सन। और भी साथ के साथ 1860 का जो ईयर है उसमें कुछ और प्रावधान किए गए थे। एक जो हमारे IPC, इंडियन पिनल कोड है, उसकी शुरुआत भी कब हुई थी, 1860 में हुई थी। ये और एडिशनल फैक्ट है, आप इसको साथ के साथ लिख दो।
वर्तमान में जो सीएजी का जो पद है केग, एक तो इंडियन पिनल कोड के साथ साथ जो केग सीएजी, इन दोनों की शुरुआत कब हुई थी? 1860 में हुई थी। इस तरीके से आपको 1860 के फिर ध्यान रखने हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1860 के वर्ष में लागू नहीं हुआ था, तो उसमें आपको ध्यान रखना है क्या क्या लागू हुआ है। एक तो बजट की शुरुआत है वो कब हुई? 1860 में की गई, और इसके साथ साथ क्या किया गया? वाइसराय के जो कार्यकारी सदस्य है जेम्स विल्सन, उनको उसका श्रेय इनको जाता है। और इसके साथ साथ जो इंडियन पिनल कोड है उसकी शुरुआत भी 1860 में की गई, और इसी के साथ जो सीएजी का पद है उसकी शुरुआत भी हुई 1860 में। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ जो सार्वजनिक हित के मामले होते थे उनमें केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता था, लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था, अर्थात जब उनका उत्तर मिल जाता तो वापिस वो उस पर प्रश्न नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से ये प्रावधान भी आपको ध्यान रखना। कौन से विषय पर? केवल सार्वजनिक हित के विषय पर। सार्वजनिक हित के विषयों पर भारतीयों को कितने दिन? 6 दिन, मतलब 6 दिन पहले उसमें बताना पड़ता था कि भारतीयों को जो भी 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, भारतीयों को 6 दिन पूर्व, मतलब जो भी सार्वजनिक हित के मामलों पर भारतीय जो उसके सदस्य होते थे, किसके सदस्य होते थे? केंद्रीय विधान परिषद, विषयों पर भारतीयों को 6 दिन पूर्व केंद्रीय 6 दिन पूर्व सूचना देकर केंद्रीय विधान परिषद में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। लेकिन क्या आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछने का अधिकार था, पूरक प्रश्न पूछने का इसमें अधिकार शामिल नहीं था। आपको साथ के साथ इसे नोट कर लीजिए, इसमें क्या था? पूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार नहीं था। ध्यान रखना, आपको यहाँ नोट करके मैं लिख रहा हूं, पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार नहीं। तरीके से आपको ध्यान रखना। तो ये जो भारत परिषद अधिनियम 1892, इसी के साथ साथ इसमें एक मुख्य प्रावधान और किया गया कि जो सर्वप्रथम जो निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था, तो सीमित अर्थों में, सीमित मात्रा में क्या किया गया था? निर्वाचन पद्धति का आरंभ भी कौन से अधिनियम से किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892 का ध्यान रखना है। सीमित मात्रा में, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद में जो भी हमारे इस तरीके से क्या किया जाता था, जो भी हम देखेंगे कि इसमें जो भी भारतीय सदस्य होते थे वो सार्वजनिक हितों के मामलों में विधान परिषद में क्या था? 6 दिन पूर्व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और उसमें लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। और भी क्या प्रावधान है इसमें? तो केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया, और बजट की शुरुआत कब हुई थी? 1860 में हुई थी। और वाइसराय के जो सदस्य है जेम्स विल्सन, इसको इसका श्रेय दिया जाता है। और सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इफेक्ट है, एक बार आप इनको नोट कर लो। आज हमने जो पढ़ा है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 तक कवर कर लिया है। तो सबसे मस्ट है स्टूडेंट्स रिवीजन, जितना आज हमने पढ़ा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने देखा भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग है।
अनुसूचियाँ, 12 इसकी अनुसूचियाँ और उनसे 395। फिर हमने देखा कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है उससे क्या है, ये क्रमिक विकास है, ये एकदम नहीं हुआ है, क्रमिक रूप से हुआ है। इसे हमने दो भागों में बांटा है, एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हुआ है 1773 से लेकर 1857, और एक जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अधीन हुआ है 1858 से लेकर 1947 तक। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत संवैधानिक विकास हुआ, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिक्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद 1813, 1833 और 1853। इस तरीके से 4 चार्टर एक्ट निरंतर रूप से आए थे, तो आपको ध्यान। फिर हम देखेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो उसमें जो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो था वोरेन हेस्टिंग, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है उसे किसे अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसी के साथ साथ इसी एक्ट में कलकत्ता में क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, वो की गई थी 1774 में, 1774 में इसकी स्थापना की। और इसमें जो पहले जो न्यायाधीश बनाए गए वो थे मुख्य न्यायाधीश एलिजाबेथ इम्पे, और इसी में जो कलेक्टर पद का सृजन किया गया वो इसी अधिनियम के तहत किया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिक्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों का निवारण किया गया और कंपनियों के कार्यों को क्या किया गया, पृथक्करण किया गया। कंपनी के दो कार्य थे, राजनीतिक और व्यापारिक। तो राजनीतिक जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक जो थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो क्या थे, राजनीतिक अधिकार थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन थे, व्यापारिक अधिकार। उसके बाद जो चार्टर एक्ट है, 4 चार्टर एक्ट है, 1793, 1813, 1833 और 1853। तो जो चार्टर एक्ट है उसमें मुख्य रूप से जो 1833 का जो चार्टर एक्ट है, तो चार्टर एक्ट क्यों आए थे, ये व्यापारिक अधिकार पत्र था, अर्थात कंपनी को लीज दी जाती थी 20-20 वर्षों की, कि वह भारत में शासन करने के लिए। तो इस तरीके से भारत में जो शासन था, जैसा आपकी कोई जमीन होती है तो आप उसको क्या कर देते हो, किसी को लीज पे दे देते हो, इतने टाइम तक आप इस पर जो भी कार्य कर सकते हो। तो इस तरीके से उनको भी क्या था, 20-20 वर्षों की लीज दी जाती थी कंपनी को ब्रिटिश शासन के द्वारा। और जब 18 स्तंभ की क्रांति होती तो वो उनसे सारे अधिकार छीन लिए जाते और सीधा शासन हो जाता ब्रिटिश का। फिर हम देखते हैं कि जो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो प्रथम व्यक्ति कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिन था। और इसी में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी, किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। इस तरीके से आपको एक प्रावधान साथ के साथ याद रखने। फिर हमने देखा था 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया गया था, जो डायरेक्टर थे उनकी संख्या, डायरेक्टर की संख्या कितनी कर दी गई, 24 से लेके 18 कर दी गई, कम कर दी गई। उसमें से भी 6 किसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे, सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और इसी के साथ साथ जो विधि निर्माण का अधिकार किसको दिया गया, केंद्रीय विधान परिषद को दे दिया गया, और इसमें कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों को क्या कर दिया गया, पृथक्करण किया गया। इस तरीके से प्रावधान आपको ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि जो चार्टर एक्ट 1853 आया था उसमें क्या किया गया, सिविल सेवकों की भर्ती प्रारंभ की गई। और वो पहली जो भर्ती प्रारंभ की गई थी, जो पहली परीक्षा कब हुई थी, 1855 में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। और भारत में 1922 में सबसे पहले हुई थी, प्रयागराज इलाहाबाद में इसकी परीक्षा। फिर आपको ध्यान रखना है कि सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय कौन है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इनका चयन कब हुआ था, 1864 में हुआ। इस तरीके से आपको ध्यान। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा सेकंड है ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भी संवैधानिक विकास हुआ है उसमें क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से लेकर किसे दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और साथ में भारत राज्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन भारत के जो गवर्नर जनरल है वो जो भारत राज्य सचिव, सॉरी यहाँ पे गलत मेंशन है, आप थोड़ा नोट कर लेना, करेक्शन कर लेना, भारत सचिव। भारत सचिव को बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकार दे दिए गए। फिक्स इंडिया एक्ट था 1774, उसमें क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकार दिए गए, वो किसे दे दिए गए, दोनों भारत सचिव को दे दिए गए। भारत सचिव कहा था, लंदन में रहता था, लंदन में जो भारत का प्रतिनिधि होता था भारत सचिव होता था। इसके आपको ध्यान रखना। और भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया, वॉइस रॉय कर दिया गया, और पहला जो वॉइस रॉय था वो लॉर्ड कैनिंग था। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861,
भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या क्या प्रावधान थे? तो वाइसराय को जो कार्यकारी परिषद होती थी उसमें भारतीयों को जो भी गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया, और जो क्या किया गया था, साथ के साथ में जो विभागीय प्रणाली भी बनाई गई थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कौन से एक्ट में हुई है? 1861 के एक्ट में हुई है। क्या होता है विभागीय प्रणाली? पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि विशेषज्ञता के लिए किया जाता है, कार्यों का पृथक्करण किया जाता है। जैसे वर्तमान में शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और क्या किया गया था कि बंगाल और जो बम्बई है प्रेसिडेंसी, उसे क्या दी गई? विधायी शक्तियां दी गई, अर्थात शक्तियों का क्या विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो जो भारत परिषद अधिनियम 1892 आया था उसमें क्या किया गया? केंद्रीय विधान परिषद के जो भारतीय सदस्यों को क्या किया गया था? उस पर बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। और बजट की शुरुआत हुई थी 1860 में। इसका श्रेय जाता है जेम्स विल्सन को। सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया गया था। और आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो 1860 में वो स्थापित की गई। और जो सीएजी की पद की शुरुआत भी कब हुई? 1860 में हुई थी। इसी के साथ साथ जो सार्वजनिक हितों के मामलों पर जो केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य होते थे उन्हें 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इसी के साथ साथ क्या किया गया कि सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इस तरीके से जो भी प्रावधान है 1892 में एक्ट के, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम नेक्स्ट तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जो भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919 और 1935। इस तरीके से अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसे हम जनरल वे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वहाँ जो अधिनियम पढ़े जाएंगे उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये हमारा जो कंटेंट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, थ्रोन एजुकेशन का पहुँचाएँ। जो भी फैकल्टीज क्लास ले रही है, अदर जो भी फैकल्टी है उनकी क्लासों को भी आप शेयर करें, लाइक करें। और यही है आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में कि जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज हासिल नहीं होते हैं। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंदर में भी रास्ता, क्योंकि वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपको अपनी तैयारी पर, अपने लक्ष्य पर निरंतर रूप से अग्रसर रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके।